रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 8। कुछ देर बाद राजवीर और उसके बॉडीगार्ड सभी एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। अभी लगभग सुबह के 5:30 बज रहे थे। राजवीर के गाड़ी से बाहर आते ही सभी बॉडीगार्ड राजवीर को चारों तरफ से ब्लॉक करते हुए वीआईपी लॉन्च के रास्ते उसके प्लेन तक छोड़ देते हैं। तभी उधर से राहुल अपना सूटकेस लिए राजवीर के पास आकर कहता है, चले भाई सब रे। राहुल अपनी बातें पूरी करता उससे पहले ही उसे महसूस होता है कि राजवीर उसे घूर रहा है। उसे ऐसे खुद को घूरते देख राहुल उससे थोड़ा दूर होकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, ऐसे घूर मत, मुझे पता है इस टाइम तुम्हारा बॉसी मोड ऑन हो गया है, तो अब मैं तुम्हें बॉस ही बुलाऊंगा। उसके बाद खत्म होते ही राजवीर उसे एक लाइन में जवाब देता है, इट्स बेटर नाउ टू यू। राहुल से इतना कहकर राजवीर सीधा अपनी प्लेन में जाकर बैठ जाता है। राजवीर को अंदर जाते देख पीछे खड़ा राहुल खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, चल भाई राहुल, तुम्हें अगले 2-2.5 घंटे तक डेविल के बॉस गिरी अवतार के साथ ही रहना है। राहुल को अंदर जाते देख पीछे खड़े सारे बॉडीगार्ड भी उसके पीछे जाने लगते हैं। सारे बॉडीगार्ड को अपने पीछे आते देख राहुल उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम सभी को मरना है क्या? एक तो उसे पहले ही पसंद नहीं है इतने सारे बॉडीगार्ड को अपने साथ रखना, इसीलिए तुम में से सिर्फ 10 लोग हमारे साथ चल रहे हो, बाकी सब वापस राठौर मेंशन जाओ और हाँ, मेंशन की सुरक्षा और मजबूत करो ताकि बिना इजाजत कोई अननोन पर्सन राठौर मेंशन में एंट्री ना ले सके। राहुल के ऑर्डर सुनते ही उन सभी बॉडीगार्ड के लीडर आगे आते हुए कहते हैं, यस बॉस, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। राहुल को जवाब देकर उन बॉडीगार्ड के लीडर उन बॉडीगार्ड में से टॉप बेस्ट 10 बॉडीगार्ड को वहां छोड़कर बाकी सारे बॉडीगार्ड को लेकर राठौर मेंशन के लिए निकल जाता है। उनको जाते देख पास करे बॉडीगार्ड को राहुल ऑर्डर देते हुए कहता है, अब तुम सब उन्हीं को जाते हुए देखते रहोगे या चलोगे भी? अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो फिर मैं भी तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगा उनके गुस्से से। बॉस के नाम सुनते ही बॉडीगार्ड प्लेन के अंदर ऐसे भागे मानो उनके पीछे जंगल का कोई भूखा शेर पड़ गया हो। उन बॉडीगार्ड को ऐसे भागते देख पीछे खड़ा राहुल मुस्कुराते हुए अंदर आकर राजवीर से थोड़ा दूरी बनाकर बैठ जाता है। उन लोगों के प्लेन में आते ही प्लेन वहां से टेक ऑफ हो जाती है। वही राजवीर राहुल को ऐसे एक्ट करते देख उससे कहता है, अब ये ड्रामा बंद कर, और हाँ, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कल शाम के लिए माफ कर दिया है, क्योंकि आज मुझे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम करना है, इसीलिए इस मैटर को मैं बाद में जरूर डिस्कस करूंगा। ऐसा कहते हुए राजवीर राहुल को एक डरावना लुक देता है। राजवीर के सवाल सुनते ही राहुल सकपका जाता है और अटकते हुए उससे कहता है, बॉस, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जिस काम के लिए इतना सुबह सुबह जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर ले। राहुल ये सारी बातें एक ही सांस में बोल गया था। उसके बाद सुनकर राजवीर भी कुछ सोचकर उससे आगे कोई सवाल ना करते हुए करता है, अच्छा ठीक है, पहले तुम बताओ जो मैंने कहा था वो सारी तैयारियां हो गई? जी बॉस, सारी तैयारी हो गई है, बस आपके पहुंचते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। वही राठौर मैंशन में सुबह के अभी 6 बजे बज रहे थे, लेकिन सोनाली अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए क्यूट से मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई अच्छा सपना देख रही है। असल में सोनाली सपने में सोए हुए राजवीर को किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही राजवीर की नींद खुल जाती है जिससे सोनाली बहुत घबरा जाती है। वही राजवीर उसे पकड़कर झटके से पलट देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है, लेकिन सोनाली राजवीर के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है और इसी कोशिश में सोनाली बेड से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही सोनाली के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है और वो अपनी कमर पकड़कर बैठते हुए बेडरूम को आचार्य से देखने लगती है। राठौर मैंशन के बेडरूम को निहारते हुए सोनाली अपने आप से कहती है, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, हम तो फार्म हाउस पर थे, फिर यहाँ कैसे आए? ऐसा कहते हुए सोनाली खुद को यकीन दिलाने के लिए जोर से खुद के हाथ पर पिंच करती है। अगले ही पल उस दर्द से उसके मुंह से फिर से एक चीख निकल जाती है। वो अपने हाथ को सहलाते हुए खुद से कहती है, इसका मतलब हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं, हम सच में राठौर मैंशन में है ना कि फार्म हाउस पर? और वो डेविल कहाँ है? सपने में भी वो हमें परेशान करना नहीं छोड़ते। ऐसा कहते हुए सोनाली खड़ी होने की कोशिश करती है, जिससे उसे अपने कमर में एक तेज दर्द महसूस होती है। तभी सोनाली को महसूस होता है कि वो इस बेडरूम में अकेली है। फिर सोनाली नीचे फ्लोर पर मोटी कारपेट को देखकर कान्हा जी को धन्यवाद करते हुए कहती है, हे कान्हा जी, वो तो अच्छा था कि फ्लोर पर मोटी कारपेट बिछी हुई थी जिससे हमें ज्यादा चोट नहीं आई। खुद से बातें करते हुए सोनाली फिर से राजवीर को ढूंढने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर खुद से कहती है, हे कान्हा जी, हम भी पागल हो गए हैं, अगर हम यहाँ हैं तो वो भी तो यहीं पर होंगे, हो सकता है मिस्टर राठौर हमसे पहले उठकर जिम चले गए हो।
ऐसा कहते हुए जैसे ही सोनाली की नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखती है तो अपने सर पर मारते हुए खुद से कहती है, हे कान्हा जी, सुबह के 6 बजे बज गए। कान्हा जी से ऐसा कहकर सोनाली खुद को तसल्ली देते हुए जल्दी से वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने। तभी उसे एहसास होता है कि वो जल्दी जल्दी में अपना कपड़ा लाना तो भूल ही गई। तभी उसकी नज़र सामने बाथरोब पड़ जाती है तो वो खुश होकर उस बाथरोब को पहनकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही सोनाली वार्डरोब के पास जाकर अपने लिए एक राउंड नेक के ब्लाउज ढूंढती है ताकि वो राजवीर के दिए हुए लव बाइट को छुपा सके और जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती है, इस उम्मीद से कि राजवीर जिम वाले वॉशरूम में ही फ्रेश होकर कहीं नीचे लिविंग हॉल चले गए होंगे। लेकिन उसके उम्मीद के विपरीत राजवीर उसे कहीं नहीं दिखा तो वो मन मारकर मंदिर के पास जाती है जहां सपना भाभी पूजा कर रही थी। वहां जाकर सोनाली मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके पीरियड का आज दूसरा ही दिन था तो वो मंदिर के बाहर से ही सपना भाभी को आरती करते देख रही थी। सपना भाभी भी बहुत अच्छा गाती है। उनके आवाज सुनकर सभी घरवाले मंदिर में आकर अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आरती खत्म करते ही सपना भाभी सबको प्रसाद और आरती देती है। जब वो सोनाली को प्रसाद देने जाती है तो वो सोनाली के मायूस चेहरे को देखकर सोनाली से सवाल करती है, सोनाली क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना मायूस क्यों दिख रही हो और राज भैया कहाँ है, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। सोनाली क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना मायूस क्यों दिख रही हो और राज भाई कहाँ है, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। सपना भाभी के सवाल सुनकर सोनाली कुछ बोल पाती उससे पहले ही विक्रम जी आगे आकर उन दोनों से कहते हैं, मैं बताता हूँ आपसे कि राजवीर बेटा कहाँ है। वो दरअसल उसे किसी जरूरी काम से सुबह सुबह ही दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। उनके बात खत्म होते ही सोनाली के मुंह से अपने आप निकलता है, क्या वो दिल्ली चले गए और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। सोनाली के ऐसे जवाब का किसी को उम्मीद नहीं थी। जब सोनाली को एहसास हुआ कि वो सभी घरवालों के सामने क्या बोल गई तो सोनाली शर्माकर अपने कमरे में भाग गई। उसको भागते देखकर पीछे खड़े सभी घरवाले हंसते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। वही बेडरूम में अपने बेड पर सोनाली पेट के बल लेटकर फेस को तकिया में छुपाकर राजवीर को कोस रही थी। हमने आपका सही नाम रखा है, डेविल। सच में आप एक डेविल हो, हमेशा हमें परेशान करते रहते हो, हमें सोते हुए छोड़कर बिना कुछ बताए आप कैसे जा सकते हो, आप बहुत बुरे हो। राजवीर के ऐसे बिना बताए चले जाने से सोनाली राजवीर से बहुत नाराज हो गई थी। जब उसे याद आया कि वो फोन करके राजवीर पर अपना गुस्सा निकाल सकती है, ये ख्याल मन में आते ही सोनाली बहुत खुश हो जाती है और बेड पर फेंका हुआ अपना मोबाइल लेकर जल्दी से राजवीर का नंबर डायल कर देती है। नंबर डायल करते ही सोनाली अपने आप से बात करते हुए कहती है, डेविल पतिदेव, अब हम आपको बताएंगे कि हमें बिना बताए जाने से हम आपसे कितना नाराज हैं। सोनाली अपने आप से बात कर रही थी तभी उसे राजवीर के मोबाइल से कंप्यूटर द्वारा बोले गए कुछ शब्द सुनाई दिया जिसे सुनकर अब सोनाली के गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उसी शब्द को गुस्से में रिपीट करती है, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है, कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। उस शब्द को रिपीट कहते ही सोनाली भी गुस्से में अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर प्रीति का नाम शो होने लगता है जिससे सोनाली के हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो कुछ सोचकर प्रीति का फोन रिसीव कर लेती है। सोनाली के फोन रिसीव करते ही प्रीति उधर से चहकते हुए कहती है, कैसी है मेरी जान, अपने हबी के पास जाते ही अपनी दोस्त को भूल गई। फिर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए फिर से कहती है, ससुराल जाकर महारानी अपनी इस दोस्तों को तो भूल ही गई। प्रीति को इतने गुस्से में देख सोनाली राजवीर के लिए अपना गुस्सा डे से भूल ही गई और वो प्रीति को मनाते हुए कहती है, अरे यार तू इतना गुस्सा मत हो, मेरा मूड आज वैसे ही ऑफ है। और तू अभी क्या कह रही थी, हबी, ये हबी कौन है। प्रीति सोनाली के सवाल सुनकर अपने सर पर हाथ मारते हुए सोनाली से कहती है, अरे यार तू किस दुनिया में रहती है, तुझे पता है इस दुनिया में प्यार मोहब्बत भी कोई चीज है या बस सारा दिन किताबों में ही घुसी रहती है। तुझे पता है इसीलिए तुझे सब कॉलेज में किताबी कीड़ा कहते थे। यार अब तो कुछ रोमांटिक वर्ड सीख ले, अब तो तेरी शादी भी हो गई है। तू मोस्ट पॉपुलर हैंडसम हंग जीजू के सामने नाक मत कटवा लेना। प्रीति के इतने लंबे चौड़े लेक्चर सुनकर सोनाली अपना सर पकड़ते हुए कहती है, प्रीति तू सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खा रही है, तू सीधे सीधे बताना तू क्या बोलना चाहती है। मैंने तुझसे एक वर्ड का मतलब पूछा था, तू तो पूरी कहानी सुनाने बैठ गई। सोनाली को ऐसे बिहेव करते देख प्रीति उसे शांत करते हुए कहती है, अरे ओ पड़ाकू देवी, जरा शांत हो जा, मैं वही तो तुझे समझा रही थी कि अपने हस्बैंड को लोग प्यार से हबी कहते हैं। प्रीति के जवाब सुनते ही सोनाली तपाक से सवाल करती है, तो ये बात मेरी सिंगल दोस्त को कैसे पता है।
ना तेरे कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही तू शादीशुदा है, फिर तुझे कैसे पता कि हस्बैंड को प्यार से हबी बुलाते हैं। सोनाली के बात सुनकर प्रीति अब इरिटेट होकर उसे कहती है, ओ टॉपर जरा शांत हो जा, किस किताब में लिखा है कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो या वो जो शादीशुदा ना हो उसे ये बातें पता नहीं होनी चाहिए। तुझे पता है हमारे मोबाइल में सोशल मीडिया भी है जहां हर चीज के बारे में हर एक डिटेल होती है। फिर कुछ देर का पोज लेकर प्रीति आगे कहती है, एक मिनट मैं तो भूल ही गई कि तू तो दिन रात बस अपनी बुक में घुसी रहती है। और दूसरा, हाँ याद आया, वो तेरा क्रश क्या नाम है? RK। प्रीति और कुछ बोलती उससे पहले ही सोनाली चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हुआ प्रीति, वो हमारा कोई क्रश बरस नहीं है, हम सिर्फ उनके काम करने के तरीके को इज्जत करते हैं क्योंकि वो इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी इंसानियत को नहीं भूले हैं। ऐसी ही दोनों अपने बहस में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लगभग आधे घंटे बाद राजवीर अपने दिल्ली वाले आलीशान घर में पहुंचकर राजवीर जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके कुछ ही देर में राहुल के साथ कहीं जाने के लिए निकल गया। राजवीर के सीरियस चेहरा देखकर राहुल डरते हुए कहता है, बॉस उन्हें कुछ नहीं होगा तो आप इतना परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल के बात सुनकर भी राजवीर उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप किसी सोच में डूबा हुआ था। राजवीर की गाड़ी लगभग आधे घंटे बाद एक वृद्ध आश्रम के बाहर आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही राजवीर बिना किसी बॉडीगार्ड का वेट किए जल्दबाजी में बाहर निकल जाता है। उस वृद्ध आश्रम के मेन दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ललिता कपूर वृद्ध आश्रम। उस नाम को पढ़ते ही राजवीर की आंखें कुछ नम हो गई थी, क्योंकि इस नाम से राजवीर का अस्तित्व है इस दुनिया में। इसलिए राजवीर अपने नाम के साथ कपूर सरनेम यूज करता है और अपने माँ का सरनेम लगाने के पीछे एक रीजन ये भी है ताकि वो दुनिया वालों के नजरों से अपना पहचान छुपा सके। इसीलिए वो अपने नाम के पीछे के लगाता है और मेडिकल फील्ड में हर कोई उसे RK के नाम से जानते हैं। तभी पीछे से राहुल आकर कहता है, बॉस एम्बुलेंस में कुछ खराबी आ गई थी इसलिए एम्बुलेंस कुछ देर लेट से आने वाली है। राहुल के जवाब सुनते ही राजवीर के फेस पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। राजवीर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमारे वहां पहुंचने से पहले मुझे वहां एम्बुलेंस चाहिए, फिर इतनी लेट कैसे हुई? राजवीर को गुस्से में देखकर राहुल हकलाते हुए कहता है, बॉस आप तो जानते हो दादी आपके बिना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो जिद करके बैठी थी कि जब तक आप नहीं आ जाते और वो आपको जी भर कर देख नहीं लेती तब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। राजवीर को गुस्से में देखकर राहुल हकलाते हुए कहता है, बॉस आप तो जानते हो दादी आपके बिना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो जिद करके बैठी थी कि जब तक आप नहीं आ जाते और वो आपको जी भर कर देख नहीं लेती तब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। राजवीर राहुल के बात सुनते ही अपने तेज कदमों से आश्रम के अंदर चला गया। आश्रम में काम कर रहे सारी लड़कियां एक टक राजवीर को घूरे जा रही थी। राजवीर को घूरते हुए उनमें से एक लड़की अपने साइड में खड़ी लड़की से कहती है, यार आश्रम के ऑनर कितने हैंडसम है, एक नज़र भी वो मुझे देख ले तो मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर साइड में खड़ी गुड़िया उसे हिलाते हुए कहती है, अरे वो ड्रामा क्वीन सपने देखना बंद कर और एक बात अपनी कान खोलकर सुन ले, उनका और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। गुड़िया की बातें सुनकर साइड में खड़ी मीना उसे चीढ़कर कहती है, अरे ओ महारानी, मैं कोई उससे शादी करने की सपने नहीं देख रही हूँ जो तू मेरा और उनका मैच मेकअप बन रही है। मैं तो बस उनकी बॉडी की तारीफ कर रही थी। मुझे अच्छे से पता है कि इन बड़े लोगों के बीच हम जैसे वर्कर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो दोनों इतना धीरे बात कर रहे थे कि आसपास खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि वो दोनों आपस में क्या कानाफूसी कर रहे हैं। लेकिन राजवीर सबको इग्नोर करते हुए सीधा एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही राजवीर के सामने एक बूढ़ी औरत बहुत ही कमजोर हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखते ही राजवीर जल्दी से राहुल को अंदर बुलाता है और उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के रास्ते में राहुल राजवीर से डरते हुए करता है, बॉस जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे उस काम को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमें कुछ देर बाद यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बाद में वह लोग हमारे रास्ते में कोई और मुसीबत भी पैदा कर सकते हैं। राहुल के बात सुनकर राजवीर कुछ सोचकर जवाब देता है, राहुल मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं दादी माँ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम तो अच्छे से जानते हो मॉम के एक्सीडेंट के बाद मेरे परिवार के अलावा एक यही थी जिन्होंने मुझे संभाला था, तो मैं इनको ऐसे कंडीशन में कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। राजवीर के टोन सुनकर राहुल खुद से कहता है, भाई मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तू इस वक्त कैसा फील कर रहा है
और हाँ, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि तू दादी माँ को यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन दादी माँ के जिद के आगे तुझे उन्हें यहाँ छोड़ना पड़ा। फिर कुछ सोचकर राहुल आगे कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हमने तो उनके लिए फुल टाइम नर्स रखा था, फिर उन्होंने हमें दादी माँ के बिगड़ते कंडीशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। राहुल ये सब सोच रहा था, तभी आगे बैठा ड्राइवर कहता है, बॉस हम हॉस्पिटल पहुंच गए। ड्राइवर की आवाज सुनते ही राजवीर और राहुल अपने ख्याल को झटक कर जल्दी से बाहर आते हैं और दादी माँ को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते ही जल्दी से उन्हें एक वीआईपी वार्ड में लेकर जाते हैं, क्योंकि राहुल ने पहले ही फोन करके स्टाफ को बता दिया था कि सेकंड फ्लोर को पूरी तरह खाली कर दिया जाए। राहुल नहीं चाहता था कि किसी को कानो कान खबर लगे कि आरके यहाँ अपने हॉस्पिटल में है, इसीलिए राहुल ने पूरे सेकंड फ्लोर पर टाइट सिक्योरिटी इंतजाम करवा दिया था। सिक्योरिटी चेक करने के बाद राहुल राजवीर को यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, बॉस अब यहाँ सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, तो हम दादी माँ को सर्जरी के लिए ले जा सकते हैं। राहुल के जवाब सुनकर राजवीर उससे बिना कुछ कहे चेंज करने अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजवीर यहाँ अक्सर सर्जरी के लिए आता रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से हमेशा एक बड़ा कमरा रेडी रहता है। कुछ देर बाद राजवीर और राहुल दोनों अपने फेस पर मास्क लगाए एक साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए। उनके जाते ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगे लाइट जल उठे और दादी का ऑपरेशन शुरू हो गया। लगभग 2 घंटे बाद राजवीर और राहुल ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। राहुल चलते हुए राजवीर से कहता है, बॉस आखिर दादी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आई एम सो हैप्पी। राहुल को खुश देखकर राजवीर जवाब में कहता है, हाँ अब तुम दादी माँ को वीआईपी बोर्ड में शिफ्ट करो और हाँ उनका देखभाल अच्छे से होना चाहिए। राजवीर के ऑर्डर सुनकर राहुल कहता है, जी बॉस उसकी टेंशन आप मत लीजिए। राजवीर राहुल को जवाब में कहता है, ठीक है तो फिर तुम जल्दी चेंज करो, हमें उनके पास भी पहुंचना है। आखिर हम भी तो देखें किसकी इतनी हिम्मत हुई जो राजवीर सिंह राठौर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने की हिमाकत की है। ऐसा कहते हुए दोनों अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। राठौर मैंशन में प्रीति से बात करने के बाद सोनाली को पता चला कि वह भी राजवीर के लिए कुछ तो फील करने लगी है, इसीलिए राजवीर के बिना बताए जाने पर उसे इतना बुरा लग रहा है। यही सब सोचकर सोनाली जैसे ही राजवीर को कॉल करने वाली थी, तभी सपना भाभी उसके बेडरूम में आते हुए कहती है, सोनाली क्या हुआ, तुम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए नीचे? डैड तुम्हें कब से ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। सपना भाभी के बात सुनकर सोनाली अपना मोबाइल वही बेड पर रखकर उनके साथ नीचे चली जाती है। वो विक्रम जी के बात को बिल्कुल टालना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेमन से वहां बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब सबका नाश्ता हो जाता है तो सभी लोग इधर उधर हो गए थे। सभी लोगों के वहां से जाते ही सपना भाभी सोनाली के पास आकर उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है देवरानी जी, राज भैया की बहुत ज्यादा याद आ रही है क्या? अभी तो उनके गए हुए 1 दिन भी नहीं हुए हैं और आपका ये हाल है। सपना भाभी के बात सुनकर सोनाली शर्मा कर उनसे आंखें चुराते हुए फिर से अपने बेडरूम में भाग गई। उसको ऐसे भागते देखकर पीछे खड़ी सपना भाभी मुस्कुराते हुए कहती है, सोनाली तुम अभी भी एक मासूम बच्चे की तरह हरकतें करती हो, शायद इसीलिए राज भाई तुमसे इतना प्यार करने लगे हैं। तभी राकेश जी आकर सपना भाभी को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए कहते हैं, आपको अपने देवर और देवरानी की कितनी फिक्र है, लेकिन अपने पति पर जरा भी ध्यान नहीं देती हैं। हमें ऑफिस जाने के लिए कितना लेट हो रहा है और आप यहाँ खड़े होकर अपने देवर के लिए परेशान हो रही हो। उनके बात सुनकर सपना भाभी उन्हें खुद से दूर करते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हो? हम इस वक्त अपने बेडरूम में नहीं डाइनिंग एरिया में खड़े हैं, तो आप मुझसे थोड़ा दूर होकर बात कीजिए, कहीं किसी ने हमें देख लिया तो क्या कहेंगे। सपना भाभी के बात सुनकर राकेश जी उनके होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है आप गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है। ऐसा कहते हुए राकेश जी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वही सोनाली अपने बेडरूम में आते ही मायूस होकर बेड पर बैठे हुए खुद से कहती है, क्या सच में हमें उस डेविल से प्यार हो गया है? हम ये बात कैसे कंफर्म करें कि हमें सचमुच उस खरूस से प्यार हो गया है? प्रीति ने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया है। ऐसा सोचते हुए सोनाली अपने बेड पर लेट गई, लेकिन आज उसको नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने बेडरूम में ही इधर से उधर चक्कर काटने लगी। ऐसी ही आज लगभग 7 दिन बीत गए थे राजवीर को यहाँ से गए हुए। आज सोनाली कॉलेज जाने वाली थी, तो वो आईने के सामने तैयार होते हुए खुद से कहती है, पता नहीं डेविल ऐसा कौन सा काम करने गए हैं जो इतने दिनों से ना ही तो खुद फोन किए और ना हमारा फोन उठा रहे हैं। पहले उन्हें यहाँ आने दो, हम उनसे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे।
तभी गेट पर खड़ा अमित हंसते हुए सोनाली से कहता है, मरी इनोसेंट भाभी, आप ये लाइन कई बार रिपीट कर चुकी हो, अब आप कुछ नया सोचो। और हाँ, अभी के लिए तो हम कॉलेज के लिए निकलते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट डे ही लेट हो जाओगी। अमित को खुद पर हंसते देख पहले तो सोनाली अपना मुंह बनाती है, फिर बेड पर रखे बैग उठाते हुए कहती है, हाँ हाँ चलिए, हमें भी कोई शौक नहीं है अपने कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट होने का। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। वहीं लिविंग हॉल में बैठे सभी लोग सोनाली को आज अलग लुक में देखकर बहुत खुश लग रहे थे। राठौड़ मैंशन। सोनाली अमित से बात करते हुए नीचे आ रही थी। उन दोनों को हंसते मुस्कुराते बातें करते देख सपना भाभी विक्रम जी से कहती है, डेट सोनाली के चेहरे पर ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है। सपना भाभी के बात सुनकर विक्रम जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मैं भी वही नोटिस कर रहा हूँ। आज कई दिनों बाद मैंने सोनाली के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, लेकिन पता नहीं ये राजवीर जब से गया है तब से सोनाली तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। आज वो कॉलेज जा रही है, शायद इसीलिए खुश दिख रही है। फिर राजवीर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम कर रहा है जो उसके पास एक फोन करने का भी टाइम नहीं है, और ना ही घर वापस आया है। मुझे लगा था कि राजवीर सोनाली से प्यार करने लगा है, पर अब मुझे लगता है शायद वह मेरा भ्रम था। ये सब कहते हुए विक्रम जी बहुत उदास हो गए थे। सपना भाभी विक्रम जी को उदास होते देख उन्हें शांत करते हुए कहती है, डैड, आप राज भैया को अच्छे से जानते हो, फिर भी आप इतना गुस्सा कर रहे हो। अगर आपका तबीयत फिर से खराब हुआ तो राज भैया बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और वैसे भी आप उन्हें अच्छे से जानते हो, वो कई बार काम की वजह से बाहर रह चुका है। फिर आप उनके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो सकता है वो सच में कोई जरूरी काम में फंस गए हो, इसीलिए शायद वो फोन ना कर पाए हो। सपना भाभी के बात का विक्रम जी जवाब दे पाते उससे पहले ही सोनाली और अमित उनके पास आते हुए कहते हैं, ठीक है तो हम अब कॉलेज के लिए निकलते हैं। उन दोनों को ऐसे बिना लंच बॉक्स लिए जाते देख सपना भाभी गुस्सा करते हुए कहती है, रुको, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो फिर भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो। तुम दोनों से अच्छे तो जिया और दिलीप हैं, वो दोनों कभी अपना लंच बॉक्स ले जाना नहीं भूलते हैं। सपना भाभी के डांट सुनकर अमित और सोनाली एक साथ कहते हैं, ओके भाभी, आप हमें लंच बॉक्स दे दो, हमें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। दोनों एक साथ अपनी बातें खत्म कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनको ऐसे देख सपना भाभी मुस्कुराकर कहती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को घुना बंद करो। फिर प्यार से दोनों के कान खींचते हुए कहती है, तुम दोनों रिश्ते में देवर भाभी हो, लेकिन झगड़ते कितना हो। अरे इतना तो कोई सगे भाई बहन भी नहीं झगड़ते होंगे जितना तुम दोनों आपस में झगड़ते हो। फिर उन दोनों के कान छोड़कर नैना को आवाज लगाते हुए कहती है, नैना, अमित और सोनाली के लिए लंच बॉक्स पैक करके ले आना। फिर उन दोनों से कहती है, अच्छा ठीक है नैना, तुम दोनों के लिए लंच बॉक्स लेकर आ रही है, लेकर जाना, और हाँ, दोनों संभल कर कॉलेज जाना। सपना भाभी के बात सुनकर फिर से दोनों एक साथ कहते हैं, भाभी हम कॉलेज जा रहे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो हम कहीं खो जाएंगे। फिर से दोनों को एक साथ बोलते देख साइड में खड़े विक्रम जी मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा ठीक है बच्चों, तुम दोनों निकलो, नहीं तो लेट हो जाओगे। सोनाली और अमित को बच्चे की तरह बहस करते देख विक्रम जी का मूड काफी अच्छा हो गया था। विक्रम जी के बात सुनते ही सोनाली और अमित नैना से अपना लंच बॉक्स लेकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक आलीशान कॉलेज के गेट के बाहर आकर रखती है। उस कॉलेज को देखकर सोनाली की आंखें चमक उठती है। वो अपनी चमकती आंखों से अमित को देखते हुए कहती है, वाह, हमारा कॉलेज कितना अच्छा है, और इतना बड़ा भी। आज तक हमने रियल में इतना बड़ा कॉलेज नहीं देखा। हम तो इस कॉलेज को आज तक सिर्फ अपने सपने में देखते आए हैं, लेकिन सामने से ये और भी खूबसूरत दिखता है। सोनाली को इतना एक्साइटेड देख अमित उससे कहता है, हाँ ये बात मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैं इस कॉलेज में आपका सीनियर हूँ। अमित के जवाब सुनकर सोनाली अपने सर पर धीरे से टपली मारते हुए कहती है, अरे हाँ, आप तो इस कॉलेज में पहले से पढ़ने आते हो, हम तो ये बात भूल ही गए थे। सोनाली के बात सुनकर अमित उसका हाथ पकड़कर कॉलेज के अंदर ले जाते हुए कहता है, ठीक है मेरी भाभी माँ, अब चलो, नहीं तो कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट हो जाओगी, फिर आपको फर्स्ट डे ही पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट बोर्ड सुनकर सोनाली को अचानक फिर से राजवीर की याद आ जाती है, क्योंकि कॉलेज के नाम सुनकर सोनाली इतना नर्वस हो गई थी कि कुछ पल के लिए उसके दिमाग से राजवीर का ख्याल जैसे निकल ही गया था। लेकिन अचानक अमित के मुंह से पनिशमेंट वर्ड सुनकर फिर से वो मायूस हो जाती है और अपना सर झुकाए अमित के साथ कॉलेज के अंदर चली जाती है। वहीं राठौर मैंशन में सोनाली को कॉलेज जाते देख विक्रम जी फिर से मायूस होकर सपना भाभी से कहते हैं,
सपना बेटा, अगर राजवीर फोन नहीं उठा रहा है तो एक बार आप राहुल के नंबर पर कॉल करके देखो, शायद वो आपका नंबर देख फोन उठा ले। विक्रम जी को उदास होते देख सपना भाभी उन्हें लिविंग हॉल में सोफे पर बैठाते हुए कहती है, ठीक है डेड, मैं फिर से फोन करती हूँ, शायद इस बार फोन कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैं कई बार उन दोनों के ही नंबर पर फोन लगा चुकी हूँ लेकिन दोनों का ही नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, शायद इस बार उनका फोन लग जाए। ऐसा कहकर सपना भाभी राहुल के नंबर डायल कर विक्रम जी से थोड़ा दूर चली जाती है। तो अगले ही पल उधर से राहुल फोन उठाते ही सपना भाभी से कहता है, हाँ भाभी बोलिए, कोई काम था क्या? राहुल की आवाज सुनते ही सपना भाभी उस पर भड़कते हुए कहती है, आप दोनों इतने दिनों से कहाँ गायब हो? आपको पता है आप दोनों के ऐसे जाने से घर में सब कितने परेशान हैं। आप दोनों ने एक मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझा। और राज भैया कहाँ हैं? हमें उनसे अभी बात करनी है, आप उन्हें फोन दीजिए। सपना भाभी के बात सुनकर राहुल एक नज़र सामने बेड पर लेटे हुए राजवीर की तरफ देखता है, जो नींद की इंजेक्शन लगाने के बाद आराम से सो रहा था। राहुल को चुप देख सपना भाभी फिर से सवाल करती है, राहुल भैया आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए, कहाँ है राज भैया? आप हमारी उनसे बात करवाइए। सपना भाभी की आवाज सुनकर राहुल अपने होश में आते ही सपना भाभी से बहाना बनाते हुए कहता है, भाभी भाई तो अभी मीटिंग में है, वो मीटिंग से जैसे ही फ्री होते हैं तो मैं उन्हें कह दूंगा कि वो आपसे बात कर ले। सपना भाभी से इतना कहकर राहुल जल्दी से फोन काट देता है ताकि सपना भाभी उससे कोई और सवाल ना कर सके। फोन काटते ही राहुल अपने चेस्ट पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, भाभी मैं आपको क्या बताऊं कि भाई का कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अगर अंकल को ये बात पता चली तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। राहुल ये सब सोच रहा था तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है। तो राहुल अपने आप को शांत कर गेट ओपन कर देता है और सामने खड़े डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए करता है, आइए डॉक्टर, मैं अभी आपका ही वेट कर रहा था। डॉक्टर भी राहुल से हाथ मिलाते हुए अंदर आ जाता है और राजवीर के पास बैठकर उसे चेक करने लगता है। कुछ देर राजवीर को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर सीरियस टोन में राहुल को जवाब देते हुए कहता है, देखिए मिस्टर राहुल, यहाँ इनका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन फिर भी इनके बॉडी के निचले हिस्से में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। डॉक्टर के बात सुनकर राहुल उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, देखिए डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे मेरा दोस्त सही सलामत चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह नहीं तो आप समझ सकते हैं जो राहुल आपके सामने रिक्वेस्ट कर सकता है वो आपको जहन्नम में भी पहुंचा सकता है। राहुल के धमकी सुनकर डॉक्टर कांप उठता है और अपने कहते हुए आवाज में राहुल को कहता है, देखिए मिस्टर राहुल, जिस किसी ने भी ये खतरनाक इंजेक्शन आपके भाई को दिया है वो इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा, इसीलिए तो सोच समझकर वो इंसान इनके बॉडी के निचले हिस्से पर इस इंजेक्शन को लगाया है ताकि इस इंजेक्शन की वजह से इनके बॉडी के निचला हिस्सा पैरालाइज हो जाए। डॉक्टर के बात सुनकर राहुल इस बार डॉक्टर के कॉलर पकड़ते हुए कहता है, देखो डॉक्टर, जो बात मुझे पहले से पता है वह बात बताने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम बस मेरे भाई को पूरी तरह ठीक करने में अपना दिमाग लगाओ, समझे? डॉक्टर से इतना कहकर राहुल एक झटके में डॉक्टर का कॉलर छोड़ देता है जिससे डॉक्टर लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हो जाता है। राहुल को इतने गुस्से में देख वो डरकर अपने माथे पर आए पसीना को पोंछते हुए धीरे से राहुल से कहता है, देखिए मिस्टर राहुल, मैं जानता हूं आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं, जो मैं कर सकता था वो सब किया, अब तो किसी की सच्ची प्रार्थना ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर के बात सुनकर राहुल अपने आप को शांत करते हुए डॉक्टर को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम मेरे नजरों के सामने से दफा हो जाओ। राहुल की आवाज सुनते ही डॉक्टर वहां से फौरन भाग गया। डॉक्टर के जाते ही राहुल को याद आता है कि सपना भाभी उसे राजवीर से बात करवाने के लिए कह रही थी, तो वो कुछ सोचकर एक व्हीलचेयर मंगाता है और सोए हुए राजवीर को व्हीलचेयर पर बैठा के प्राइवेट लिफ्ट से राजवीर को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही राहुल देखता है कि राजवीर के सीक्रेट बॉडीगार्ड राजवीर के लिए लाइन लगाकर खड़ा है। गाड़ी के पास आते ही दो बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी के पिछले हिस्से को बेड में कन्वर्ट करता है और राजवीर को उठाकर उस बेड पर लेटा देता है। राजवीर के गाड़ी में सेटल होते ही राहुल ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहता है, फिर साइड में बैठे अपने भरोसेमंद बॉडीगार्ड से पूछता है, नमन, उन लोगों का क्या हुआ जिसने बॉस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? राहुल के सवाल सुनकर बॉडीगार्ड जवाब देते हुए कहता है, सर मैंने उन लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया, हमें लगता है कि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है, ये छोटे मोटे गुंडे इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकता। राहुल कहता है, मुझे पहले ही पता था कि इसके पीछे जरूर हमारे छुपे हुए दुश्मन हैं जो आज तक हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए तो छुपकर पीठ पीछे वार कर रहे हैं।
फिर कुछ देर का पॉज लेकर राहुल आगे नमन से कहता है, तो फिर तुम लोगों ने उसे उसके असली जगह पर पहुंचा दिया। राहुल के बात सुनकर नमन आगे बताते हुए कहता है, जी सर, हमने उन्हें ऐसी जगह पहुंचाया है कि वो चाह कर भी कभी वापस नहीं आ सकता। राहुल जवाब देता है, ठीक है, उसको तो हम ढूंढ ही लेंगे, फिर हम बताएंगे कि बॉस पर ऐसे धोखे से वार करने वाले का क्या अंजाम होता है। फिर कुछ सोचकर राहुल आगे कहता है, वैसे जो अरेंजमेंट मैंने तुमसे करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? बॉडीगार्ड जवाब देता है, जी सर, आपने जैसा कहा था वो सारा अरेंजमेंट हो गया है। फिर कुछ याद आते ही बॉडीगार्ड डरते हुए राहुल से कहता है, वैसे सर, जब बॉस होश में आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर उन्हें पता चला कि हम उनके परमिशन के बिना उन्हें कहाँ ले जाने वाले हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे सर, जब बॉस होश में आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर उन्हें पता चला कि हम उनके परमिशन के बिना उन्हें कहाँ ले जाने वाले हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमन के बात सुनकर राहुल कुछ सोचकर अमन को जवाब देता है, वो तो मुझे पता है अमन, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो बॉस के भले के लिए कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं बीते 7 दिनों से बॉस किस तरह अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, और हम उन्हें वापस घर जाने के लिए कह रहे थे तो बॉस इसके लिए भी तैयार नहीं थे। राहुल के जवाब सुनकर अमन फिर से राहुल से सवाल करता है, सर, हम बॉस के होश में आने के बाद उनके गुस्से को कैसे हैंडल करेंगे? तो राहुल जवाब देता है, वो सब तो मुझे नहीं पता अमन, लेकिन कुछ भी हो मैं बॉस को ऐसे खुद को टॉर्चर करते हुए नहीं देख सकता। अब जो होगा वह देखा जाएगा। और वैसे भी फिलहाल वो सो रहे हैं, और जब तक वो सो रहे हैं तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में अमित को किसी अनजान लड़की के हाथ पकड़कर आते देख सारी लड़कियां घूर घूर कर उन्हें देख रहे थे। तभी लड़कियों के एक ग्रुप बात करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, अरे यार, अमित तो अनाया का बॉयफ्रेंड है ना, तो क्या उनका ब्रेकअप हो गया जो आज अमित एक नई लड़की के साथ कॉलेज आ रहा है, वो भी एक दूसरे के हौंथ थामे। लड़कियां तो सोनाली को अमित के साथ देखकर गॉसिप में लगी हुई थी। वही कॉलेज के सारे लड़के सोनाली को नीचे से ऊपर तक निहार रहे थे, क्योंकि सोनाली आज साड़ी के बजाय एक पीले कलर की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। उस ड्रेस में सोनाली आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मांग में लगे सिंदूर को अपने लंबे बालों से छुपा रखी थी। वही मंगलसूत्र को छुपाने के लिए सोनाली अपने दुपट्टे को अच्छे से गले में डाल रखी थी, और पांव के बिछिया को छुपाने के लिए एक येलो कलर की मोजरी पहन रखी थी, जिससे उसे देखकर यह पता लगाना मुश्किल था कि वह एक शादीशुदा है। हाथ में बस 2-4 चूड़ियां डाल रखी थी, आंखों में गहरे काजल, होठों पर हल्की सी लाली, माथे पर छोटी सी बिंदी। कुल मिलाकर सोनाली सिंपल और सादे लुक में भी सारे लड़के का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिसे देख कॉलेज की सारी लड़कियां बस सोनाली को ही गुस्से में घूरे जा रही थी। वहीं पीछे से आ रही अनाया सबको ऐसे अमित और सोनाली को घूरते देख जल्दी से उन दोनों के पास जाकर सोनाली के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हाय भाभी। फिर जैसे ही अनाया को कुछ याद आया तो वो अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए सोनाली से कहती है, ओ सॉरी, मैं भूल ही गई थी कि कॉलेज में आपको भाभी नहीं बुलाना है। सोनाली अचानक अपने पास अनाया की आवाज सुनकर अपने होश में आए, जो कब से राजवीर के ख्यालों में गुम थी। होश में आते ही सोनाली अनाया को अपने गले से लगाते हुए कहती है, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? सोनाली को तो होश ही नहीं था कि उसके कॉलेज आते ही स्टूडेंट के बीच कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। वहीं कॉलेज की सारी लड़कियां अनाया को खुशी खुशी सोनाली से बात करते देख सोच में पड़ गए कि अनाया अपने बॉयफ्रेंड को चुराने वाली लड़की के साथ इतना खुश होकर बात कैसे कर सकती है। अब उन्हें कौन बताए कि सोनाली तो पहले से शादीशुदा है, और यह बात अनाया को अच्छे से पता है। वो तो सोनाली की फ्यूचर देवरानी बनने वाली है। सभी गॉसिप से अनजान अमित, अनाया और सोनाली अपने अपने क्लास में चले गए। आज नए स्टूडेंट का पहला दिन था, तो सब नए स्टूडेंट के आज का दिन तो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने में ही जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ पटना के एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट प्लेन लैंड होती है। प्लेन लैंड होते ही बहुत सारे बॉडीगार्ड प्राइवेट एरिया को घेर लेते हैं, जिससे किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कौन वीआईपी आया है। वही प्लेन में बैठा राहुल अपने साइड में बैठे अमन को ऑर्डर देते हुए कहता है, अमन, नीचे जाकर अच्छे से सिक्योरिटी चेक करो, इस बार बॉस को लेकर हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। और हाँ, सारे बॉडीगार्ड को कह दो कि वो चौकन्ना रहे। हमारे छुपे हुए दुश्मन कहीं से भी हम पर वार कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले दुश्मनों से हम लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुपकर वार करने वाले दुश्मनों से हमें इस वक्त बचकर रहने की जरूरत है। फिर कुछ देर रुककर राहुल आगे कहता है, और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि कोई मीडिया वाला बॉस की एक भी पिक्चर ना ले सके। राहुल की बात पूरी होते ही अमन जल्दी से नीचे जाता है
और सभी सिक्योरिटी जांच कर जल्दी से वापस आकर राहुल से कहता है, सर सब ठीक है, अब हम बॉस को नीचे ले जा सकते हैं। अमन के बात सुनते ही प्लेन में साथ आए सीक्रेट बॉडीगार्ड राजवीर को लेकर नीचे आते हैं। फिर वो लोग प्राइवेट एरिया से निकलकर अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। सबके गाड़ी में बैठते ही सारी गाड़ियां वहां से हवा की तरह गायब हो गई थी। कुछ देर बाद जब राजवीर अपने नींद से जाग गया था, वो अपने आप को गाड़ी में देखकर हैरान हो गया। फिर कुछ सोचकर अपने पैर को हाथ के सपोर्ट से बैठने के पोजीशन में करता है। फिर साइड में पड़े रिमोट से अपने बेड को शीट में कन्वर्ट करके जैसे ही बाहर देखता है तो चिल्लाते हुए कहता है, राहुल गाड़ी घुमाओ। राजवीर की आवाज सुनते ही राहुल और अमन सौका होकर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो दोनों अपने बात में इतना मगन हो गए थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि राजवीर जाग चुका है। उन दोनों को चुप देख राजवीर एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहता है, राहुल क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? अभी के अभी गाड़ी वापस लो। राजवीर के फिर से चीख सुनकर राहुल और अमन अपने होश में आए और राहुल हकलाते हुए कहता है, बॉस प्लीज मान जाइए, आप नहीं जानते सभी घरवाले आपके लिए कितने परेशान हैं, और वैसे भी आप घरवालों से अपनी कंडीशन क्यों छुपाना चाहते हो? आज नहीं तो कल तो उनको पता चल ही जाएगा, फिर आप अपने घरवालों के सवाल का क्या जवाब दोगे? राहुल के बात सुनकर राजवीर और गुस्सा हो गया। इस वक्त गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ने लगा था। राजवीर अपने दांत पीसते हुए कहता है, राहुल तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम मेरे बॉस नहीं हो तो चुपचाप मेरा ऑर्डर मानो और गाड़ी यहां से वापस लो। मुझे नहीं जाना राठौर मैंशन, और तुम मुझसे बिना पूछे मुझे यहां लेकर कैसे आए? अभी के अभी गाड़ी वापस लो। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर ड्राइवर तो डर से कांप रहा था, और वो कभी राहुल को देख रहा था तो कभी राजवीर को। वहीं राहुल कुछ सोचकर ड्राइवर को गाड़ी वापस लेने के लिए कह देता है। फिर राजवीर से कहता है, बॉस अगर आप राठौर मैंशन नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप वापस दिल्ली नहीं जा सकते। राहुल ये सारी बातें हक से राजवीर को कह रहा था, जिसे महसूस कर इस बार राजवीर भी उसके बातों को टाल नहीं पाया। फिर कुछ सोचकर राहुल से कहता है, तो ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूं वापस दिल्ली अब खुश, पर मुझे यहां भी नहीं रहना, तुम मुझे अपने फार्म हाउस लेकर चलो। राजवीर को शांत होते देख ड्राइवर और अमन एक चैन की सांस लेता है। फिर ड्राइवर जल्दी से गाड़ी घुमाकर फार्म हाउस की ओर निकल जाता है। फार्म हाउस पहुंचते ही राहुल राजवीर को एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर पर बैठाकर उसे अपने बेडरूम तक छोड़ दिया। फिर राहुल साइड में जाकर एक कॉल करता है। कॉल करने के कुछ देर बाद ही इंडिया के बेस्ट थेरेपिस्ट राजवीर के सामने अपने हाथ बांधे खड़ा था। उस थेरेपिस्ट को अपने सामने देखकर राजवीर राहुल को घूरते हुए कहता है, राहुल ये सब क्या है? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मनमानी करने लगे हो। फिर से राजवीर के डॉट सुनकर राहुल थोड़ा डरते हुए कहता है, भाई आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये सब मैं आपको जल्द से जल्द ठीक देखने के लिए कर रहा हूं, तो प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए और अपना रूटीन अच्छे से फॉलो कीजिए, फिर देखिएगा आप बहुत जल्द फिर से पहले जैसे हो जाओगे। राहुल के जवाब सुनकर राजवीर राहुल को ऑर्डर देते हुए कहता है, राहुल इस वक्त तुम सबको लेकर यहां से जाओ, मुझे आराम करना है। राहुल से ऐसा कहकर राजवीर अपने व्हीलचेयर को बेड के पास ले जाता है। फिर व्हीलचेयर को बेड के लेबल में कन्वर्ट करके अपने हाथ के सहारे व्हीलचेयर से उतरकर अपने बेड पर राहुल के और अपना पिट करके लेट गया। राजवीर को ऐसा करते देख राहुल समझ जाता है कि राजवीर अब किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है, तो राहुल हार मानकर राजवीर के बेडरूम से बाहर चला जाता है। राहुल के जाते ही राजवीर अपने आप से कहता है, मैं जानता हूं राहुल कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे घरवाले मुझे इस हाल में देखें, और खासकर मेरी लिटिल वाइफी। पता नहीं मुझे ऐसे देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगी, और मैं उसे के मासूम आंखों में जरा भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद से इतना कहकर राजवीर अपने मोबाइल को अनलॉक करता है तो उसे स्क्रीन पर सोनाली की एक प्यारी सी तस्वीर दिखने लगता है। तो राजवीर प्यार से सोनाली के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उस मोबाइल को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो ऐसा करके राजवीर सोनाली को अपने पास महसूस करना चाहता हो। वही सोनाली कॉलेज से वापस राठौर मैंशन आ चुकी थी। आज सोनाली बहुत उदास थी, क्योंकि आज उसे राजवीर से बात किए पूरे 7 दिन हो चुके थे। कॉलेज से आते ही सोनाली अपने बेडरूम में चली गई थी और चेंज करके बेड पर अपने पेट के बल लेटकर बेतहाशा रो रही थी, मानो आज सोनाली के सब्र का बांध टूट गया हो। वो सबके सामने तो अपने आंसू छुपा लेती थी, मगर अकेले में ऐसे ही राजवीर के यादों में रोया करती थी। ऐसी ही सुबकते हुए सोनाली साइड टेबल से अपनी और राजवीर के फोटो फ्रेम को अपने हाथ में लेकर शिकायत करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो। आप जब हमारे पास थे तो भी हमें परेशान करते थे, और अब दूर जाकर भी आप हमें परेशान कर रहे हो। एक बार आप हमारे पास आ जाओ, फिर देखना हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगे।
जितना आपने हमें इन 7 दिनों में परेशान किया है, उन सब का गिन गिन कर हिसाब लेंगे। और हाँ, आपको पनिशमेंट देने का बहुत शौक है ना, अब हम आपको पनिशमेंट देंगे, फिर देखते हैं जब मिस्टर देवल सिंह राठौर को पनिशमेंट मिलेगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। सोनाली अभी राजवीर से शिकायत कर ही रही थी कि उसके गेट पर कोई नाक करता है। गेट नाक की आवाज सुनकर सोनाली जल्दी से अपने और राजवीर के फोटो फ्रेम को टेबल पर रखते हुए जल्दी से वॉशरूम भागती है, ताकि अपने चेहरे पर सूख चुके आंसुओं के लकीरों को ठंडे पानी से धो सके, क्योंकि इतनी देर रोने की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। मुंह हाथ धोते ही सोनाली वॉशरूम से बाहर आकर जल्दी से गेट ओपन करती है तो बाहर राहुल को देख सोनाली की आंखें खुशी से चमक उठी। वो अपनी आस भरी नजरों से राहुल के पीछे देखने की कोशिश कर रही थी। सोनाली की ऐसी हरकत देख राहुल अच्छे से समझ रहा था कि सोनाली राजवीर को ढूंढ रही है, क्योंकि सोनाली के आंखों में राहुल राजवीर के लिए प्यार साफ देख सकता था। सोनाली की आंखों में राजवीर के लिए बेशुमार प्यार देखकर राहुल मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, क्या किस्मत है इन दोनों की, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी इस प्यार का दोनों को ही एहसास नहीं है और दोनों जल बिन मछली की तरह एक दूसरे को देखने के लिए तड़प रहे हैं। वही सोनाली राहुल को चुप देख अपने सर नीचे झुकाए घिरे से उससे कहती है, राहुल भाई वो कहाँ है। सोनाली के सवाल सुनकर राहुल उससे कहता है, ठीक है मैं बताऊंगा कि आपके वो कहाँ है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। सोनाली के सवाल सुनकर राहुल उससे कहता है, ठीक है मैं बताऊंगा कि आपके वो कहाँ है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। राहुल के बात सुनकर सोनाली कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, फिर कुछ सोचकर राहुल से कहती है, ठीक है भाई आप नीचे चलिए, हम अभी आते हैं। सोनाली के जवाब सुनकर राहुल नीचे चला गया। वहीं पीछे खड़ी सोनाली राहुल को नीचे जाते देख अपने बेडरूम से अपना पर्स और मोबाइल लेकर जल्दी से वो भी नीचे चली जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने से सोनाली को अपने आंखों के सामने हल्का हल्का धुंधलापन दिखने लगा था। लेकिन राजवीर से मिलने की खुशी में सोनाली उन सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है और रेलिंग पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर जाती है। नीचे उतरते ही सोनाली सामने देखती है तो वहां विक्रम जी राहुल से कुछ सवाल पूछ रहे थे, जिसे सुनकर सोनाली वहीं रुक जाती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो वो भी जानना चाहती थी। विक्रम जी इस वक्त बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो थोड़ा ऊंची आवाज में राहुल से कहते हैं, बोलो राहुल चुप क्यों हो, इतने दिनों से तुम दोनों कहाँ गायब थे। मैं मानता हूँ कि राजवीर और तुम अक्सर बिजनेस के काम से बाहर रहा करते हो, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, कम से कम वो उस बच्ची से एक बार बात तो कर ही सकता था। विक्रम जी के डांट राहुल चुपचाप अपनी सर झुकाए सुन रहा था, क्योंकि वो उनके डांट में छुपे हुए प्यार को अच्छे से महसूस कर सकता था और उनका कहना भी कुछ गलत नहीं था। अब उन्हें तो सच्चाई नहीं पता था ना कि राजवीर के साथ क्या हुआ है। राहुल को अब भी किसी सोच में गुम देख विक्रम जी उसके शोल्डर पकड़कर हिलाते हुए कहते हैं, राहुल बेटा कुछ बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। विक्रम जी के अचानक हिलाने से राहुल अपने होश में आता है और होश में आते ही राहुल बहाना बनाते हुए विक्रम जी से कहता है, अंकल राज भाई यहाँ आ गए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ जरूरी काम है, इसीलिए वो कुछ वक्त के लिए अपने फार्म हाउस पर रहना चाहते हैं और मैं यहाँ सोनाली भाभी को लेने आया हूँ। वही हॉल में एक ऐसा शख्स भी था जो राहुल को ऐसे नजरें चुराते देख समझ गया था कि राहुल अभी भी कुछ ऐसा है जो वो सभी घर वाले से छुपा रहा है, क्योंकि राहुल जब भी किसी से बातें करता है तो आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, लेकिन इस वक्त राहुल विक्रम जी से बिल्कुल नजरें नहीं मिला रहा था, जिसे देख वो शख्स कुछ सोचकर दबे पांव राठौर मैंशन से बाहर निकल जाता है और अपने गाड़ी में बैठकर राहुल के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। विक्रम जी तो यही सुनकर खुश हो गए थे कि कम से कम राजवीर अब सोनाली के साथ रहेगा तो उनको राजवीर के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर विक्रम जी शांत होकर राहुल को वार्निंग देते हुए कहते हैं, ठीक है तुम सोनाली बेटा को लेकर जाओ, लेकिन उससे कह देना कि वो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे, इस बार उसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। कह देना अपने बॉस से वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है तो मैं भी उसका डेड हूँ। वही सीढ़ी के पास खड़ी सोनाली विक्रम जी के लास्ट लाइन सुनकर हंस पड़ती, जिससे वहां खड़े सभी लोग उसी को देखने लगते हैं, क्योंकि तभी से किसी का ध्यान सोनाली की ओर नहीं गया था, लेकिन सोनाली को हंसते देख सब उसी को एकटक देखने लगते हैं। वही सोनाली सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर अपने आप से कहती है, सोनाली क्या जरूरत थी आपको इतनी जोर से हंसने की, अब देखो सब कैसे आपको घूर रहे हैं। खुद से इतना कहकर सोनाली अपनी मासूम नजरों से सबको देखने लगती है। उसके इतने क्यूट बिहेवियर को देखकर विक्रम जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा,
उनको हंसते देख सभी घरवाले भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई दिन से सोनाली के साथ साथ सभी घरवाले भी कहीं ना कहीं राजवीर के लिए परेशान थे, जो अब राजवीर के वापसी और सोनाली के मासूमियत से गायब होते हुए महसूस हो रहा था। सबको ऐसे अपने ऊपर हंसते देख सोनाली अपने मुंह का पाउट बना लेती है। उसको ऐसे बच्चों की तरह हरकत करते देख विक्रम जी उसे अपने पास बुलाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बच्चा, आपको पता है राहुल यहाँ आपको राजवीर के पास ले जाने के लिए आया है। सोनाली तो पहले ही उनके बीच हुई सारी बातें सुन चुकी थी, तो वो अपना सर किसी इनोसेंट बच्चे की तरह जल्दी जल्दी हाँ में हिलाने लगती है। सोनाली के जवाब सुनकर विक्रम जी फिर मुस्कुराते हुए आगे कहा, ठीक है बेटा, तो आप आराम से राहुल के साथ जाइए, ये आपको राजवीर के फार्म हाउस तक छोड़ देगा। विक्रम जी के बात सुनकर सोनाली उनके पैर छूते हुए कहती है, जी पापा जी। उनको जवाब देकर सोनाली राहुल के साथ राठौर मैंशन से फार्म हाउस के लिए निकल गए। उनके गाड़ी मैंशन से निकलते ही वो शख्स जो पहले से राहुल का अपने गाड़ी में बैठे वेट कर रहा था, वो भी उनके पीछे अपना गाड़ी दौड़ा देता है। कुछ देर बाद राहुल अपनी गाड़ी राजवीर के फार्म हाउस के बाहर रोकता है, तो सोनाली वहां की टाइट सिक्योरिटी देखकर कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि इससे पहले जब सोनाली यहां आई थी तो यहां पर इतने बॉडीगार्ड नहीं थे। उन बॉडीगार्ड को घूरते हुए सोनाली अपने आप से कहती है, पता नहीं ये डेविल खुद को क्या समझते हैं, भला अपने फार्म हाउस के बाहर इतने टाइट सिक्योरिटी कौन रखता है, कहीं ये डेविल खुद को इस देश का प्रेसिडेंट तो नहीं समझ रहे हैं। सोनाली को खुद से बातें करते देख गाड़ी से उतर चुका राहुल सोनाली के साइड का डोर ओपन करते हुए कहता है, भाभी क्या हुआ, आप बाहर क्यों नहीं आ रही हो और ये खुद से क्या बातें कर रही हो। राहुल के बात सुनकर सोनाली छेप जाती है, फिर राहुल से बहाना बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं राहुल भाई, बस हम उतर ही रहे थे, वो ज्यादा देर गाड़ी में बैठने की वजह से हमार पैर थोड़ा अकड़ गया है। अपनी बोली हुई बात रियलाइज होते ही सोनाली मन ही मन खुद को कोसती है, फिर जैसे ही बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी होती है तो फिर से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो सोनाली जल्दी से गाड़ी का डोर पकड़ अपने आप को संभालती है। उसको ऐसे देखकर राहुल बहुत घबरा गया था। वो उसके पास आते हुए अपनी चिंता भरी स्वर में कहता है, भाभी आप ठीक तो हो। राहुल के सवाल सुनकर सोनाली उसे जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं राहुल भाई, हम ठीक है, बस इतनी देर गाड़ी में बैठने की वजह से हम थोड़ा लड़खड़ा गए थे, पर अब हम बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। सोनाली के जवाब सुनकर राहुल शांत होकर कहता है, तो ठीक है, अब हम अंदर चले। राहुल के बात पर सोनाली बस अपना सर हिला देती है और उसके पीछे पछे फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। उन दोनों को अंदर जाते देख उनके गाड़ी का पीछा कर रहे शख्स भी अपनी गाड़ी मेन डोर से लाकर पार्किंग में लगा देता है। उनको देख वहां खड़े बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो लोग उस शख्स को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए सब अपनी सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। वहीं बेडरूम के अंदर राजवीर राहुल को तो डांट कर वहां से भगा दिया था, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो जब भी आंखें बंद करता तो उसके आंखों के सामने बस सोनाली का मासूम चेहरा घूमने लगता था। इस वजह से राजवीर की बेचैनी और सोनाली से ना मिलने की तड़प और बढ़ जाती थी। कुछ देर तो राजवीर अपने मन को समझाकर बेड पर लेटे रहता है, लेकिन सुबह से लगातार सोने की वजह से उसे अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो अब वो फ्रस्ट्रेट होकर उठकर बैठ जाता है और अपना मोबाइल हाथ में लेकर सोनाली के फोटो को देखते हुए कहता है, लिटिल वाइफी, आप द राजवीर सिंह राठौर को अपना दीवाना बना चुकी हो। आप मेरे पास ना होकर भी हमेशा मेरे आसपास ही रहती हो। पता नहीं मैं कब तक अपने आप को आपसे दूर रख पाऊंगा। खुद से इतना कहकर राजवीर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से बने व्हीलचेयर पर बैठकर बालकनी में चला जाता है और वहां से अपने फार्म हाउस में बने गार्डन का सुंदर नजारा देखने लगता है। एक्चुअली अभी शाम का समय था, तो इतने सुंदर सुंदर फूलों से सजे हुए गार्डन और सामने ढलते हुए सूरज का नजारा इस वक्त इतना खूबसूरत लग रहा था कि राजवीर अपने गार्डन में इधर से उधर भाग रही सोनाली को इमेजिन कर मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगले ही पल सोनाली राजवीर के बेडरूम से आकर उसके गोद में बैठ जाती है। गोद में बैठते ही सोनाली अपने दोनों हाथों से राजवीर का कॉलर पकड़कर उसे अपने होठों के करीब खींच लेती है। उसको ऐसे देख राजवीर उससे धीरे से कहता है, लिटिल वाइफी, ये क्या हरकत है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इस बात का आपको एहसास भी है। राजवीर के बात सुनकर सोनाली अपनी एक उंगली को राजवीर के होठों पर रखते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप। जब आप हमें परेशान करते हो तो आपको बहुत मजा आता है ना। इतने दिनों से आपने हमें एक कॉल तक नहीं किया और अब आप हमें कह रहे हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे बहुत गुस्सा है। राजवीर से ऐसा कहकर सोनाली उसके गोद से उठकर जाने लगती है
उसे खुद से दूर जाते देख राजवीर झटके से सोनाली को पीछे से पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर मदहोशी भरी आवाज में उससे कहता है, लगता है मेरी लिटिल वाइफी मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। सोनाली से ऐसा कहते हुए राजवीर अपनी गर्म सांसें सोनाली के चेहरे पर छोड़ रहा था, जिसे महसूस कर सोनाली बहक रही थी, लेकिन वह राजवीर को इतना जल्दी माफ नहीं करना चाहती थी। इसलिए सोनाली राजवीर के चेस्ट पर अपना दोनों हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने लगती है। सोनाली को ऐसा करते देख राजवीर उसके कान के पास जाकर अपने सिडक्टिव वॉइस में कहता है, जैसा आप कर रही हो ऐसा मैं आपके साथ करूं तो। सोनाली से ऐसा कहते हुए राजवीर अपने आंखों से सोनाली के दोनों हाथों पर इशारा कर रहा था। राजवीर के इशारा समझते ही वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंख बंद करते ही सोनाली राजवीर को कोसते हुए कहती है, ये डेविल कितने बेशर्म है। ये सब सोचते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आए। हे कान्हा जी, यहाँ कोई छुपने की जगह होती तो हम डेविल के घूरती हुई निगाहों से अपने आप को छुपा पाते। वही सोनाली के ख्यालों से अनजान राजवीर सोनाली के शर्म से लाल पड़ चुके चेहरे को प्यार से निहारते हुए धीरे धीरे उसके होठों के करीब झुक रहा था। राजवीर इस वक्त अपनी आंखें बंद किए सोनाली के प्यार को महसूस कर रहा था। तभी उसके कान में राहुल की आवाज पड़ती है, जो कह रहा था, राज भाई आप कहाँ हो। फिर से अपने बेडरूम में राहुल की आवाज सुनकर राजवीर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर अपने आप से कहता है, क्या मैं फिर से सोनाली को अपने पास इमेजिन कर रहा था। राजवीर खुद से ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि पिछले 7 दिनों से राजवीर के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। इसलिए राजवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हकीकत और क्या सपना। फिर अपने सर को झटक कर राजवीर राहुल पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये लड़का नहीं सुधारने वाला। इसे मैं कितनी बार बोला था कि तुम मुझे यहाँ अकेले रहने दो, लेकिन नहीं जनाब, फिर से आ गए, मुझे परेशान करने लगता है। तभी की डांट भूल गए हैं, इसीलिए तो फिर से आ गए डांट खाने। खुद से इतना कहकर राजवीर बालकनी से बेडरूम के अंदर आ जाता है, लेकिन सामने राहुल के साथ सोनाली को देख वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि फिर से वो सोनाली को अपने बेडरूम में इमेजिन कर रहा है। इसलिए वो सोनाली को इग्नोर कर गुस्से में राहुल पर चिल्लाते हुए कहता है, राहुल ये सब क्या है, तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे। वहीं राहुल के साइड में खड़ी सोनाली राजवीर को व्हीलचेयर पर देख उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। सोनाली आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही फिर से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, जिससे सोनाली अपना सर पकड़कर एक चीख के साथ फर्श पर गिरने लगती है। लेकिन सोनाली नीचे गिर पाती उससे पहले ही कोई शख्स उसे अपने मजबूत बाहों में संभाल लेता है। वहीं राहुल के पीछे पीछे आया वो शख्स दरवाजे से सटकर अंदर हो रही सारी बातें सुन रहा था और दरवाजा हल्की खुली हुई थी, जिससे वो शख्स राजवीर को भी साफ साफ देख पा रहा था। राजवीर को देखते ही उस शख्स की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो शख्स वही साइड में बैठकर अपना सर पकड़ते हुए घिरे से खुद से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, शायद मुझे गलतफहमी हो रही है। हाँ ऐसा ही होगा जरूर, राजवीर सोनाली को परेशान करने के लिए मजाक कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, शायद मुझे गलतफहमी हो रही है। हाँ ऐसा ही होगा जरूर, राजवीर सोनाली को परेशान करने के लिए मजाक कर रहा होगा। राजवीर के बेडरूम के बाहर खड़ा वो शख्स खुद से बात करते हुए नीचे चला गया और लिविंग हॉल में लगे सोफे पर बैठकर राहुल के नीचे आने का इंतजार करने लगा। वहीं राजवीर के बेडरूम के अंदर सोनाली के चीख सुनकर राजवीर को रियलाइज हुआ कि वो इस वक्त सोनाली को इमेजिन नहीं कर रहा है, इस वक्त सच में सोनाली यहाँ है। इतना सोचते ही राजवीर अपने व्हीलचेयर को जल्दी से सोनाली के पास ले जाता है और सोनाली नीचे गिर पाती उससे पहले ही उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे सोनाली सीधा जाकर राजवीर के ब्रॉड चेस्ट से टकरा गई। सोनाली को अपने ऊपर ठीक से बैठाकर राजवीर घबराकर उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, लिटिल वाइफी आप ठीक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपको ऐसे अचानक चक्कर कैसे आया। राजवीर के इतने सारे सवाल सुनकर सोनाली अपनी अधखुली आंखों से राजवीर को देखते हुए मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो गई। उसके होठों पर मुस्कान देख राजवीर की धड़कन जो सोनाली को गिरते देख थम सा गया था वो फिर से धड़कने लगा था। लेकिन सोनाली को बेहोश होते देख फिर से राजवीर घबरा गया और उसके गाल को अपने हाथ से थपथपाने लगा। राजवीर सोनाली को बेहोश होते देख इतना घबरा गया था कि सोनाली के उसके ऊपर गिरने के बाद जो उसके निचले बॉडी में कुछ फील हुआ था वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। इसलिए इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं गया कि सोनाली के एक टच से उसके निचले बॉडी में जैसे कैट दौड़ गया था। लेकिन सोनाली को बेहोश होते देख वो फिर से घबरा गया और जल्दी से सोनाली को ले जाकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने बेड पर आराम से लेटा दिया
और अपनी घबराहट छुपाकर सोनाली से कहता है, लिटिल वाइफी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं पिछले 7 दिनों से आपसे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता तो मैं खुद को आपके पास आने से रोक नहीं पाता, इसीलिए मैं आपसे अपनी कंडीशन छुपा रहा था। मुझे पता था आप मुझे इस हाल में देखकर ऐसे ही घबरा जाओगी, पर इस राहुल के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। सोनाली से इतना कहकर राजवीर पीछे मुड़कर राहुल को अपनी जलती हुई निगाहों से घूरकर देखता है, जो किसी स्टैच्यू की तरह अभी भी गेट पर खड़ा उन्हीं को देख रहा था। राहुल राजवीर के नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर हड़बड़ा कर कहता है, नहीं भाई, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जा ही रहा हूँ, आप इतना गुस्सा मत करो, आप बस भाभी का ध्यान रखना, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं बाद में आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। राजवीर से इतना कहकर राहुल बिना राजवीर की कोई बात सुने नीचे भाग गया। नीचे जाते ही राहुल सोफे पर बैठे इंसान को देखकर एकदम से रुक गया और मन ही मन कहा, हे भगवान, एक डेविल से तो अभी अभी बचकर आया हूं, अब इनसे अपने आप को कैसे बचाऊं, ये तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं मानो अपनी आंखों से ही मुझे जला देंगे। हे भगवान, कुछ करो, मुझे बचा लो इन दोनों से। राहुल को ऐसे खुद से बातें करते देख सोफा पर बैठा शख्स उठकर उसके पास आकर उसके चारों ओर घूमते हुए कहता है, राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या, जो तुम ऐसे ऊपर देखकर अपने आप से बातें किए जा रहे हो, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं? उस शख्स की बातें सुनकर राहुल एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, नहीं राघव भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे भाई, आप यहाँ कैसे आए? राहुल आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही राघव जी अपने कड़क लहजे में कहा, बस करो राहुल, मैं यहाँ कैसे आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो सब क्या था, और तुम ये बहाना बनाना बंद करो और सच सच बताओ कि राजवीर के साथ दिल्ली में ऐसा क्या हुआ था। राघव भाई के बात सुनकर अब राहुल भी काफी सीरियस हो गया था और वो राघव भाई को बाहर गाड़ी में चलने का इशारा करता है। राहुल के इशारा समझते ही राघव भाई राहुल के साथ राजवीर के फार्म हाउस से बाहर निकलकर अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। राजवीर के फार्म हाउस से थोड़ा दूर जाने पर राघव जी राहुल से चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोको राहुल और मुझे अभी बताओ कि सच क्या है। राघव भाई को फिर से गुस्सा होते देख राहुल गाड़ी को रोड के साइड में रोकता है, फिर सीट से टेक लगाकर बैठते हुए एक गहरी सांस लेकर राघव भाई से कहना शुरू किया, भाई, पहले तो हमें खबर मिली कि राजवीर भाई के कुछ बिजनेस राइवल ने उनके दिल्ली वाले कंपनी में कुछ गड़बड़ करवाया है। ये बात पता चलते ही हम और राजवीर भाई दिल्ली के लिए निकल गए थे। फ्लैशबैक, जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमें आश्रम से फोन आया कि दादी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है, जबकि हमने उनके लिए एक अलग से केयरटेकर हायर किया था जिससे अपने काम की बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। फिर कुछ देर रुककर राहुल आगे बताता है, लेकिन भाई असली मुसीबत तो तब आई जब हम दादी माँ के ऑपरेशन करवाने के बाद अपने कंपनी के लिए निकल रहे थे। तब हमें रास्ते में हमारे बॉडीगार्ड का फोन आया और उसने बताया कि यहाँ जिस वार्ड में दादी माँ थी उस वार्ड में किसी ने जानबूझकर आग लगा दी। प्रेजेंट टाइम। राहुल के बात सुनकर राघव भाई घबरा कर कहते हैं, राहुल, दादी माँ ठीक तो है ना? अगर उन्हें कुछ हुआ तो राजवीर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दादी माँ इस घर में सबसे ज्यादा राजवीर के करीब है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। बोलो राहुल, चुप क्यों हो? दादी माँ ठीक तो है। राघव भाई को इतना पैनिक करते देख राहुल उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए भाई, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। राघव भाई से इतना कहकर राहुल फिर आगे बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक, भाई, जो बात मेरी और बॉडीगार्ड के बीच फोन पर हो रही थी वो सारी बातें राजवीर भाई भी सुन रहे थे। क्योंकि फोन स्पीकर पर था इसलिए आग लगने वाली बात सुनकर वो खुद हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन कंपनी वाला मैटर भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप जाकर कंपनी का मैटर हैंडल करो, मैं दादी माँ को देखने जाता हूँ। राहुल के बात मानकर राजवीर राहुल को अपने साथ आए 2 गाड़ियां जो आगे पीछे बॉडीगार्ड से भरे हुए चल रहे थे उसमें से एक गाड़ी राहुल को अपने साथ ले जाने के लिए कहा और खुद अपनी गाड़ी में बैठकर कंपनी के लिए निकल गया। उधर कंपनी में पहुंचते ही राजवीर कंपनी का नजारा देखकर दंग रह गया था। वो सामने का नजारा देखकर अपने आप से बात करते हुए कहा, कंपनी के सारे वर्कर कहाँ गए और यहाँ इतने सारे गुंडे मेरे कंपनी के अंदर क्या कर रहा है? राजवीर इतना सोच ही रहा था कि सामने जो भीड़ लगाकर गुंडे खड़े थे वो दोनों तरफ लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, तो राजवीर के सामने एक मोटा सा गुंडा अपने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए राजवीर के तरफ ही आ रहा था। फिर राजवीर के पास आकर वो गुंडा राजवीर के चारों ओर घूमते हुए कहता है, तो तुम हो राजवीर सिंह राठौर, अकेले तुम्हें पकड़ने के लिए हमारे बॉस पूरे गैंग को यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ।
उस गुंडे की बात सुनकर राजवीर गुस्से से उस गुंडे के फेस पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो गुंडा 10 कदम पीछे जाकर गिरता है और उठकर अपने होठों के कोनों से बह रहे खून को साफ करते हुए गुस्से में चिल्लाकर राजवीर से कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बचवा, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। तुम नहीं जानते मेरे यहाँ पर कितने सारे आदमी हैं, तो तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। ऐसा कहकर वो गुंडा अपने आदमियों को राजवीर पर वार करने का इशारा करता है। अपने लीडर के इशारा पाते ही वहां खड़े सभी गुंडे एक साथ राजवीर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो गुंडे राजवीर को छू भी पता उससे पहले ही राजवीर के बॉडीगार्ड आकर राजवीर के सामने उसके ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उस आदमी के सारे गुंडे अपने सामने बॉडीगार्ड को देखकर कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सब दौड़ते हुए एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। इस बार जानबूझकर किसी ने राजवीर को फंसाया था, इसलिए इस वक्त राजवीर के पास मुश्किल से 4-5 बॉडीगार्ड थे, क्योंकि वो अपने साथ आ रहे बॉडीगार्ड को तो राहुल के साथ दादी माँ के पास हॉस्पिटल भेज दिया था, लेकिन वो गुंडे बहुत सारे थे। फिर भी राजवीर और उसके बॉडीगार्ड हार नहीं मानने को तैयार नहीं थे। तभी राजवीर के बॉडीगार्ड देखता है कि एक गुंडा पीछे से आकर राजवीर के सर पर वार कर रहा है, लेकिन राजवीर के बॉडीगार्ड कुछ कर पाता उससे पहले ही वो आदमी अपने हाथ में पकड़े लोहे का रॉड राजवीर के सर पर दे मारा, जिससे राजवीर अपना सर पकड़कर वहीं गिर गया। राजवीर को नीचे गिरते देख वो बॉडीगार्ड भागकर उसके पास गया और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बॉस हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ अभी भी गुंडे भरे पड़े हैं और हम आपके जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हम इस वक्त इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, हम इन्हें बाद में देख लेंगे। प्लीज बॉस मेरी बात मान जाइए और चलिए यहाँ से। बॉडीगार्ड राजवीर से इतना कहकर जबरदस्ती राजवीर को अपने कंधे का सहारा देकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से कोई उस बॉडीगार्ड के पीठ पर गोली चला दिया, जिससे बॉडीगार्ड जो राजवीर को सहारा देते हुए बाहर जा रहा था वो राजवीर को साथ लिए वही जमीन पर गिर गया। राजवीर के बाकी बॉडीगार्ड तो पहले ही घायल हो चुका था और जो एक बच गया था उसे भी उन लोगों ने गोली मार दी। अब राजवीर वहां बिल्कुल अकेला था। तभी एक शख्स काले नकाब पहने राजवीर के पास आकर उसके आसपास घूमते हुए कहा, तो मिस्टर राजवीर सिंह राठौर, कैसा लगा आपको हमारा स्वागत? मजा तो बहुत आया होगा नहीं? राजवीर से इतना कहकर वो नकाब पहने शख्स एक गंदी हंसी हंसता है, फिर अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर उस इंजेक्शन को घूरते हुए राजवीर से आगे कहा, राजवीर सिंह राठौर, मैं तुम्हें इस वक्त मार दूंगा तो फिर तुम मुझे जीतते हुए कैसे देखोगे? इसलिए मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे तुम खुद अपनी मौत की दुआ करोगे। ऐसा कहकर फिर से वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। फिर अपनी हंसी रोककर राजवीर से आगे कहा, अब खेल खेलने में मजा आएगा, तुम जीते जी पल पल मरोगे, ऐसा कुछ करने वाला हूं मैं तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो शख्स राजवीर को वो इंजेक्शन लगाकर वहां खड़े सभी गुंडों को वहां से जाने का इशारा कर देता है और खुद भी एक कुटिल मुस्कान लिए वहां से चला गया। दूसरी तरफ जब राहुल हॉस्पिटल पहुंचा तब तक वहां का सारा सिचुएशन वहां तैनात बॉडीगार्ड हैंडल कर लिया था, तो राहुल बॉडीगार्ड से दादी माँ का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक एक नर्स पर जाकर टिक गई, जो अपने मास्क और कैप को ठीक करते हुए दादी माँ के वीआईपी वार्ड से निकल रही थी। उसे देखकर राहुल को कुछ अजीब लगा, इसलिए राहुल पास खड़े अमन से कहता है, अमन तुम इस नर्स को दादी माँ के साइड वाले कमरे में लेकर आओ, मुझे इस नर्स पर डाउट हो रहा है, ये नर्स कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अमन से इतना कहकर राहुल दादी के साइड वाले कमरे में चला जाता है। अमन भी राहुल के बात समझते हुए उस नर्स को पकड़कर राहुल के पास लेकर गया। तो क्या गड़बड़ है उस नर्स के साथ, और क्यों वो चोरी छुपे दादी माँ के वार्ड से निकल रही थी? क्या वक्त रहते राहुल समझ पाएगा कि उनको कोई अपने साजिश के जाल में फंसा रहा है? क्या राहुल वक्त रहते राजवीर के पास पहुंच पाएगा? क्या होगा जब सोनाली अपने होश में आएगी? आखिर कौन है जो राजवीर को इतना तकलीफ देना चाहता है? अमन से इतना कहकर राहुल दादी के साइड वाले कमरे में चला गया। अमन भी राहुल के बात समझते हुए उस नर्स को पकड़कर राहुल के पास लेकर आ गया था। नर्स के कमरे में आते ही राहुल चिल्लाते हुए उससे कहता है, अब तुम जल्दी से अपना मुंह खोलो और सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा और ना ही तुम्हारा इस हॉस्पिटल के स्टाफ लिस्ट में नाम है। तो अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और किसके कहने पर यहाँ आई थी? राहुल के गुस्से से जल रही आंखें और उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर उस लड़की के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो लड़की डर से कांप रही थी और अपनी कांपती हुई आवाज में राहुल से डरते हुए कहती है, देखिए मैं नहीं जानती कि वो आदमी कौन था, और वैसे भी मुझे ये काम करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
वो लड़की डरते डरते अपनी सारी बातें राहुल से कह रही थी, लेकिन राहुल को उस लड़की के बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस लड़की के बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो लड़की कुछ तो छुपा रही है। जब लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, इसीलिए राहुल फिर से उस लड़की को डांटते हुए कहता है, तुम सीधे सीधे बताओ कि वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगी। ऐसा कहते हुए राहुल अपना गन निकालकर उस लड़की के सर पर पॉइंट कर राहुल उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम अपना मुंह खोलकर मुझे सच बताओगी या मरना पसंद करोगी, सोच लो। राहुल के इतना कहते ही लड़की डरकर राहुल के पैर में गिरते हुए कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं सच बताती हूँ, मुझे यहाँ शॉर्ट सर्किट करने के लिए विशाल मल्होत्रा के पापा ने कहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो विशाल मल्होत्रा के कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉय थी और इस काम को करने के लिए मुझे अच्छी खासी रकम दी गई थी, बस और कुछ नहीं। जो भी किया है विशाल मल्होत्रा के पापा ने किया है, प्लीज मुझे जाने दो। लड़की रोते गिड़गिड़ाते हुए राहुल से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। तभी राहुल के मोबाइल पर राजवीर के सीक्रेट बॉडीगार्ड का कॉल आता है, तो राहुल कुछ सोचकर अमन को कुछ इशारा करता है और उस रूम से निकलकर बाहर चला गया। राहुल के इशारा समझते ही अमन उस लड़की को जाने के लिए कह देता है और अपने दो खास बॉडीगार्ड को उस लड़की पर नजर रखने के लिए बोल दिया, ताकि पता लगा पाए कि वो लड़की सच बोल रही थी या झूठ। वहीं राहुल बाहर जाते ही फोन रिसीव करता है और उधर के बात सुनते ही राहुल अपने साथ आए बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, हमें अभी के अभी बॉस के पास पहुंचना होगा। हमें किसी ने जानबूझकर यहां उलझाए रखा ताकि वो लोग आसानी से बॉस को अपना टारगेट बना सके। राहुल की बात सुनते ही सभी बॉडीगार्ड हरकत में आए और कुछ बॉडीगार्ड को दादी के पास छोड़ के बाकी सब राहुल के साथ वहां से राजवीर के पास जाने के लिए निकल गए। राहुल को इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ कहीं जाते देख हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक कार खड़ी थी, उसका शीशा नीचे होता है और उसमें बैठा एक आदमी जो ब्लैक मास्क पहना था। वो आदमी एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, जाओ राहुल जाओ, बड़े शौक से जाओ, लेकिन जो मुझे करना था वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं। अब मैं देखता हूं कि जो राजवीर सिंह राठौड़ दुनिया वालों के सामने हमेशा सीना तान कर घूमता था, वो अब अपनी ऐस बड़ी ई हालत में दुनिया वालों का सामना कैसे करेगा। खुद से इतना कहकर वो आदमी फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए अपनी गाड़ी वहां से लेकर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद राहुल राजवीर के हाथ का पल्स चेक करते हुए परेशान होकर अमन से कहता है, अमन जल्दी यहाँ आओ और बॉस को उठाने में मेरी मदद करो। हमें अभी के अभी बॉस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर एम्बुलेंस बुला सके। हमें अभी के अभी बॉस को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। फिर कुछ देर रुककर आगे कहता है, बॉस के साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या वो मैं अभी पता नहीं लगा पा रहा हूँ, इसीलिए हमें हॉस्पिटल जाकर ही पता चल पाएगा कि बॉस के साथ यहाँ क्या हुआ था। राहुल के बात सुनते ही अमन जल्दी से राहुल की मदद करता है ताकि राजवीर को गाड़ी तक ले जा सके। गाड़ी तक पहुंचते ही जल्दी से अमन और राहुल राजवीर को पिछले वाले सीट को बेड में कन्वर्ट कर वहां लेटा देता है और उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही राहुल सामने खड़े डॉक्टर से राजवीर का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कहता है, क्योंकि राहुल रास्ते में ही फोन करके यहां इन्फॉर्म कर दिया था कि वो राजवीर को लेकर यहां आ रहे हैं, तो सारी तैयारी यहां के बड़े डॉक्टर पहले ही करके रखे थे। राहुल के आते ही सभी डॉक्टर राजवीर का इलाज शुरू कर देते हैं। राहुल बाहर चक्कर काटते हुए खुद से कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस विशाल मल्होत्रा को तो मैं छोड़ा नहीं। बस बॉस एक बार ठीक हो जाए। मैं तो पहले ही बॉस से कहा था कि इस राक्षस को जेल मत भेजो, हम इसे सीधे नर्क पहुंचा देते हैं। पर पता नहीं इस बार बॉस को क्या हो गया, जो उस विशाल मल्होत्रा को खुद सजा देने की बजाय कानून के हवाले कर दिए थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉस ने ऐसा क्यों किया। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, पता नहीं इस बार बॉस उस विशाल मल्होत्रा पर मेहरबान कैसे हो गए, क्योंकि जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो बॉस भाभी जी पर गंदी नजर डालने वाले इंसान को सीधा नर्क पहुंचा देते। अब राहुल को कौन समझाए कि कहीं ना कहीं विशाल मल्होत्रा के ऐसा करने पर ही सोनाली उसके इतना करीब आई थी, जितना करीब वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। क्योंकि जिस तरह फर्स्ट नाइट के बाद सोनाली उससे दूरी बनाने लगी थी, उससे तो राजवीर को यही लगा था कि सोनाली कभी उसे माफ नहीं कर पाएगी। इतना पास आना तो दूर की बात है। राहुल खुद से बात कर रहा था, तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और राहुल को राजवीर के सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहा, देखिए मिस्टर राहुल, उनकी कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है, तो उनको ठीक होने में कुछ टाइम लग सकता है।
राजवीर के हालत समझते ही राहुल बाकी सब भूल गया और उसके देखभाल करने लगा और ऐसे ही 7 दिन बीत गए और राजवीर अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था और राहुल से भी जबरदस्ती उसका फोन अपने पास रख लिया था और उसे अपनी कसम देकर बांध दिया कि वो उसके कंडीशन के बारे में किसी को ना बताए। फ्लैशबैक एंड। लेकिन जब राघव भाई खुद ही अपनी आंखों से सच्चाई देख लिए था तो अब राजवीर के कसम का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए राहुल राघव भाई को ये सारी बातें बताने के बाद अपने आप को कोस रहा था कि क्यों वो राजवीर को अकेले कंपनी जाने दिया। अगर वो दोनों साथ होते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको नुकसान पहुंचा पाए। राहुल को इतना उदास देखकर राघव भाई उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो राहुल, अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें जल्द से जल्द राजवीर को ठीक करना होगा, नहीं तो जब डेड को ये बात पता चलेगी तो वो टूटकर बिखर जाएंगे। फिर कुछ रुक कर आगे कहते हैं, और वैसे भी हम मिलकर पता लगा ही लेंगे कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उसे जान से मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के बेडरूम में राजवीर सोनाली के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए बेचैनी से सोनाली के चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से उसे निहारते हुए कहता है, प्लीज लिटिल वाइफी उठ जाओ, अब थोड़ी देर और ऐसे ही बेहोश रही तो मेरी जान निकल जाएगी। पता नहीं राजवीर के शब्दों में क्या जादू था। राजवीर के शब्द खत्म होते ही सोनाली अचानक उठकर राजवीर को कसकर अपने गले से लगाकर रोने लगती है और अपने भरे हुए गले से अपनी शिकायत भरी आवाज में राजवीर से कहती है, आप बहुत बुरे हो, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आप हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। क्या हम आपके नजरों में इतना गए गुजरे हैं जो आप हमें अपना तकलीफ भी बताना जरूरी नहीं समझा। सोनाली रोते हुए नॉनस्टॉप बोलती जा रही थी, जिससे राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सोनाली को कैसे चुप करवाए, क्योंकि वो सोनाली को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था। यही तो वह नहीं चाहता था कि उसके वजह से सोनाली के आंखों में आंसू आए, इसलिए तो वह अपना कंडीशन उससे छुपा रहा था। लेकिन आखिर में हुआ क्या, जो वो नहीं चाहता था वही हुआ। जब राजवीर को कुछ समझ में नहीं आया तो राजवीर कुछ सोचकर झट से सोनाली के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर अपने पतले होंठ सोनाली के मुलायम गुलाबी होठों पर रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। सोनाली के होठों से अपने होंठ जोड़ते ही जसवीर को कुछ फील होता है, जिसे सोचकर राजवीर आश्चर्य से अपने मन ही मन कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या जो मैं फील कर रहा हूँ वो हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तो ऐसा क्या हुआ राजवीर के साथ जो द ग्रेट राजवीर सिंह राठौर बहकी बहकी बातें कर रहा था? क्या राहुल सच में विशाल मल्होत्रा को जेल से बाहर निकालकर मार देगा? और क्या राघव भाई जितना शांत राहुल के सामने दिख रहे थे वह सच था या उनके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।